हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। रेस्पिरेशन में हमने इसके टाइप्स पढ़े थे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। और इंटरनल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जो भी हम लोग सांस लेते हैं, जो ब्रीद इन करते हैं, ये सारी गैसेज कहाँ पहुंचती है? तो ये अल्वियोलर सैक में पहुंचती है, ये अल्वियोली के अंदर पहुंचती है। तो ये देख लो कि मान लेते हैं कि सारी गैस अल्वियोली के अंदर आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऑक्सीजन है ना, डिफ्यूज हो जाएगा। और डिफ्यूज होकर के कहाँ जाता है? तो अल्वियोली कि जो वॉल है ना, अल्वियोलर वॉल के अंदर चला जाएगा। ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? अल्वियोली के जो वॉल है ना, उसके अंदर जाएगा डिफ्यूज होकर के। और इस वॉल के अंदर क्या है? तो बहुत ही सारे कैपिलरी का नेटवर्क है। तो ये कैपिलरी क्या होता है? तो ब्लड वेसल्स का सबसे पतली ट्यूब होती है जिसमें ब्लड फ्लो होते हैं। ये क्या है बच्चे? तो ये ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स यानी ये कैपिलरीज है। ये कैपिलरीज के अंदर क्या फ्लो हो रहा है बच्चे? ब्लड फ्लो हो रहे हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के कहाँ जा रहा? तो अल्वियोली वॉल के अंदर जा रहा है। और जैसे ही अल्वियोली वॉल के अंदर डिफ्यूज होकर के जाएगा, उसके अंदर जो आरबीसी है और उसमें जो हेमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा, कैच कर लेगा और ले करके यहाँ से ये हमारे ब्लड के मेन स्ट्रीम में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। मानते हैं एक कैपिलरी जो है, पतली ट्यूब है, ये ट्यूब आगे जा करके मेन ब्लड वेसल से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और हमारे ब्लड में ये ऑक्सीजन क्या हो जाता है? मूव करने लगता है। यानी पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजन क्या होने लगेगा? मूव करने लगेगा। डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है डाइजेस्टेड फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? विलाई बोलते हैं। इसी विलाई में डाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके द्वारा? विलाई के द्वारा। और विलाई के अंदर भी क्या होते हैं? कैपिलरीज होते हैं। इस कैपिलरीज में जो डाइजेस्टेड फूड है चला गया। इसका मतलब है कि यहाँ भी ब्लड के अंदर क्या चला गया? ग्लूकोज चला गया। जो भोजन का डाइजेशन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइजेस्ट होकर किससे बदल जाता है? ग्लूकोज ही बदल जाता है। तो डाइजेस्टेड फूड यानी ग्लूकोज कहाँ गया? वो भी तो ब्लड में ही चला गया। यानी ब्लड के अंदर दोनों चीज चला गया। क्या क्या गया? तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी चला गया, ब्लड के अंदर डाइजेस्टेड फूड ग्लूकोज भी चला गया। यानी हमारा जो ये ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज में क्या फ्लो हो रहा है? तो इस ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन भी फ्लो हो रहा है और ग्लूकोज भी फ्लो हो रहा है। अब देखो ये मूव करेगा और ये मैंने यहाँ पर क्या बना रखा है? सेल बना रखा है। ये क्या है? सेल है। और भी सेल बना लो। ये सब क्या है? सेल है। अब ये ग्लूकोज डिफ्यूज हो करके कहाँ जाएगा? तो सेल के अंदर चला जाएगा। देखो ये ग्लूकोज कहाँ गया? तो सेल के अंदर चला गया। किस प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा चला गया। उसके साथ साथ देखो ऑक्सीजन भी फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? ऑक्सीजन भी फ्लो हो रहा है ब्लड में। तो ऑक्सीजन भी डिफ्यूज होकर के कहां चला जाएगा? सेल के अंदर चला जाएगा। देखो ऑक्सीजन भी कहां चला गया? तो सेल के अंदर गया। यानी सेल के अंदर दोनों चीज चला गया। सेल के अंदर ग्लूकोज भी चला गया और सेल के अंदर ऑक्सीजन भी चला गया। अब आगे रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो इंटरनल रेस्पिरेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं बच्चे? तो इसको सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए बोल रहे हैं कि सेल के अंदर ग्लूकोज भी गया, सेल के अंदर ऑक्सीजन भी गया। अब यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और उससे एनर्जी मिलेगी। तो ये जो रेस्पिरेशन का पार्ट है, प्रोसेस है, ये कहाँ पर हो रहा है? तो सेल के अंदर हो रहा है। इस वजह से अब नेक्स्ट वाले जो रेस्पिरेशन का जो पार्ट है, जो बी पार्ट है, जो फर्स्ट हमने वीडियो में बताया था, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो यहां से शुरू होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेशन किसके अंदर हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या होता है। ये जो ग्लूकोज है कहां पहुंचेगा? तो सेल के अंदर पहुंचेगा। सेल के अंदर जैसे पहुंचेगा, सेल में जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जाते ही ये ग्लूकोज जो 6 कार्बन एटम का बना हुआ मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज 2 टुकड़े में टूट जाता है, पायरुवेट में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर
पायरुवेट में टूट जाएगा। और ये पायरुवेट कितने कार्बन के बने होते हैं? तो 3 कार्बन एटम के बने हुए कंपाउंड है। ये किसमें टूट गया? पायरुवेट में टूट गया। अब ये टूटने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का नेक्स्ट प्रोसेस होता है। तो ये पायरुवेट जो है ऑक्सीजन के हेल्प से कहां पहुंचेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचेगा, जिसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और जैसे ये पायरुवेट ऑक्सीजन के हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, ये पायरुवेट का क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी एयर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा और किस में बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ये साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज टूटा था बहुत कम एनर्जी मिली थी, लेकिन यहां पर पायरुवेट जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटेगा बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और कितनी एनर्जी मिलेगी? 38 एटीपी मिलेगी। लेकिन यहां पर ये जो रिएक्शन हुआ, रेस्पिरेशन का ये जो पार्ट हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन हुआ किसके प्रेजेंस में हुआ? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो हवा के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में होता है। और कहां पर होता है बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और जिस प्रोसेस से एनर्जी निकलती है, ब्रेक डाउन होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और इससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है? 38 एटीपी मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि जो एनर्जी के प्रोड्यूस करता है उस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? स्टोर करके रखता है। किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है? तो एटीपी के फॉर्म में रखता है। यानी एटीपी को क्या बोलते हैं बच्चे? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब क्या होगा? जैसे ईस्ट में, तो ईस्ट में जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में ईस्ट क्या करता है? तो पायरुवेट को एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा पायरुवेट को किस में बदल देता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यानी ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हुआ। और कहां पर होता है? किस तरह के सेल्स में होता है? तो कुछ बैक्टीरियल सेल्स और ईस्ट में होता है। यानी ऑक्सीजन का यहाँ पर कोई यूज नहीं हुआ है। और पायरुवेट जो है किस में टूटा है? तो इथेनॉल में टूटा है। इथेनॉल जो है कितने कार्बन का बना हुआ कंपाउंड है? तो 2 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड होता है। जब हम लोग हैवी वर्क करते हैं तो उस समय हमें ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है। और ज्यादा एनर्जी की डिमांड के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा तोड़ना पड़ेगा। तो मसल्स में होता क्या है कि जब हम लोग हैवी वर्क करते हैं तो ग्लूकोज तो मसल सेल्स के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। कितना भी तेज सांस लेते हैं फिर भी पूरा ऑक्सीजन का डिमांड नहीं हो पाता, तो पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो जितना हमारी एनर्जी की डिमांड होती है उतना एनर्जी नहीं मिल पाती। तो उस कंडीशन में हमारा मसल सेल्स क्या करता है? तो एक दूसरी तरह का पाथवे अपनाता है, एक दूसरे तरह के प्रोसेस के द्वारा हमारी डिमांड को, एनर्जी की डिमांड को क्या करता है? फुलफिल करता है। उसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड पाथवे। और मसल सेल के अंदर ये जो पायरुवेट है किस में बदल गया? तो लैक्टिक एसिड में बदल गया और थोड़ी बहुत एनर्जी मिली। चलो हमारा काम तो हुआ, लेकिन प्रॉब्लम बाद में होगी। बाद में क्या होगी? तो कुछ घंटे के बाद उस मसल्स में क्रैम्प हो जाते हैं, दर्द होती है, बहुत मतलब पेन होता है। उसका कारण क्या है? तो जो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरुवेट लैक्टिक एसिड में टूटा था ना, उसके क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। मसल्स में क्या हो जाते हैं? लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। जमा होने के वजह से कैपिलरी क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई उधर होती नहीं है उस मसल्स में, जिसकी वजह से वहां पे बहुत दर्द होता है, क्रैम्प होता है। लेकिन थोड़ा बहुत दबाया जाए, थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन फिर भी ये दर्द 1, 2, 3 दिन तक रह सकती है। और उसके बाद इस दर्द से हम लोगों को क्या होगा? रिलीफ मिलता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया, अगर आपका नॉलेज को इंक्रीज किया, तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।